नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या अमेरिका ईरान के करीब आकर कोई गलती कर बैठा है? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने वॉरशिप्स को भेजकर फंस चुका है? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमला करना भी चाह रहा है, लेकिन हमला कर भी नहीं पा रहा है। आखिर अमेरिका को क्या रोक रखा है? अगर सबसे बड़ा सवाल यहां पूछा जाए वो ये कि इतनी ताकत होने के बावजूद एक छोटी सी ताकत ईरान के सामने अमेरिका ने क्यों अभी तक घुटने टेके हुए हैं? और चीन की एंट्री कैसे हो रही है? चीन कह रहा है अगर अमेरिका आंख दिखाएगा इस इलाके में तो अमेरिका की आंखें निकाल ली जाएंगी। एक तरफ अमेरिका अपनी बड़े बड़े जंगी बेड़ों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत का खुले आम प्रदर्शन कर रहा है, महासंग्राम का उद्देश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान खामोश है लेकिन बेपरवाह नहीं है। खामोश ईरान की ताकत यह है कि अमेरिका चाहकर भी उस सीमा को पार नहीं कर पा रहा है जो रेखा ईरान ने खींच दी है, खामनेई ने खींच दी है। और ईरान चुपचाप बेहद आक्रामक हमले की तैयारी कर रहा है। कहते हैं ईरान समंदर के अंदर बारूदी जाल बुन रहा है, बिल्कुल एक एनाकोंडा की तरह अपने शिकार को निगलने की तैयारी। यह वही ईरान है जो सामने से टकराने की जगह परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जाना जाता है। ट्रंप लगातार वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं। पहले एक वॉरशिप भेजा, उसके पीछे से अब एक और वॉरशिप भेज रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा है? किस चीज ने अमेरिका को रोक रखा है? कौन सी ऐसी ताकत है जिससे अमेरिका रुका हुआ है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि यहां भिड़ंत हुई तो सिर्फ हथियारों की भिड़ंत नहीं होगी, ये समुद्री रास्तों की भिड़ंत होगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऑयल इंडस्ट्री पर भिड़ंत होगी, एनर्जी सप्लाई पर भिड़ंत होगी, शिपिंग रूट्स पर भिड़ंत होगी, मिडिल ईस्ट पर भिड़ंत होगी। और यहां तक कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अलाई जो है वो भी इस जंग से घबराए हुए हैं और उन्हें भी पता है ये मिडिल ईस्ट में स्थिरता का इम्तिहान होगा। क्योंकि खामनेई ने मरने मारने की कसम खाई हुई है। खामनेई ने साफ कह दिया है कि मरते दम तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे और अमेरिका से बदला लेते रहेंगे। इसलिए अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अमेरिका एक के बाद एक वॉरशिप तो भेज रहा है लेकिन हमला क्यों नहीं कर पा रहा है? और ईरान भी इंतजार में है। पहला हमला अमेरिका की तरफ से होना चाहिए, फिर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यानी दोनों देशों की तरफ से इंतजार पहले बुलेट का है। तो सिर्फ यहां ताकतें नहीं टकराएंगी, यहां सब्र टकराएंगे, रणनीति टकराएगी, भविष्य टकराएंगे, मिडिल ईस्ट में मिसाइलें टकराएंगी। और इतिहास गवाह है जो इस इलाके को हल्के में लेता है वो अक्सर हालात के बोझ तले दब जाता है। तो फिर से वही सवाल, क्या अमेरिका अभी भी यहां से यू टर्न ले सकता है? क्या वो रास्ता है? अगर लेता है तो फिर नाक और साख पर बात आएगी। और अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या इस हमले को कारगर कर पाएगा? क्या ईरान में फंस तो नहीं जाएगा? पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच में पिस तो नहीं जाएगा? होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्या होगा? बहुत बड़ी बहस करेंगे, इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर जानेंगे ईरान की तैयारी, अमेरिका की तैयारी और अंदर की कूटनीतिक खबरें क्या है। लेकिन पहले देखिए देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। तो क्या ईरान में घुसकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज यही है। क्या अमेरिका वियतनाम वाली गलती दोहरा रहा है? क्या अमेरिका इराक सीरिया वाली गलती दोहरा रहा है? क्या अमेरिका अफगानिस्तान वाली गलती दोहरा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, आज पेंटागन की सबसे मोटी दीवारों के पीछे यही सवाल उठाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या अमेरिकी सेना को ईरान की तरफ नहीं जाना चाहिए था? और अगर अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया तो सैनिकों की वापसी होगी या नहीं होगी, या अमेरिका फंस जाएगा होर्मुज स्ट्रेट के पहले? क्योंकि अमेरिका जिस ईरान को धमका रहा है वो ईरान खामोश है, लेकिन कहते हैं खामोशी
तूफान से पहले की शांति। जानकारी के मुताबिक अमेरिका डबल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। पहला हमला आसमान से, दूसरा हमला समंदर से। लेकिन अमेरिका भूल रहा है कि समंदर सिर्फ अमेरिका का नहीं, समंदर की लहरों के नीचे ईरान ने मौत का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौका लगते ही ईरान सब खत्म कर देगा। आपको बताएंगे ईरान की विध्वंसक तैयारियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ईरान को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने एक बार फिर से किस तरह से धमकी दी है। They have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did, going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night, without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. No other country could coordinate that. No other president would have been willing to empower those warriors that way, to be that effective. पीटर हेगसेथ शेखी बघार रहे हैं। मैं पीटर हेगसेथ की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लीजिए। आप कहते हैं दुनिया में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता। मिस्टर हेगसेथ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, लेकिन पीटर हेगसेथ की गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। हेगसेथ को मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका ने आज तक किसी परमाणु संपन्न मुल्क पर हमला नहीं किया है। भारत ने एक परमाणु संपन्न मुल्क पर न सिर्फ अटैक किया, बल्कि वहां पर टेरर कैंप्स को नष्ट किया, टेररिस्ट एक्टिविटीज को नष्ट किया और उस देश को सबक भी सिखाया। नाम आप जानते हैं, इसलिए पीटर हेगसेथ को यह बात याद रखनी चाहिए। अमेरिका की ताकत भी नहीं किसी परमाणु संपन्न मुल्क पर वो हमला करके दिखाया। अगर ताकत है तो मैं पीटर हेगसेथ को कहता हूं कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उनको उठाकर आप लेते आइए, कर लीजिए कार्रवाई, कर लीजिए किडनैप किम जोंग को। अगर आपकी सेना इतनी पावरफुल है, आप लोग इतने पावरफुल हैं, तो ओपन चैलेंज। आपके पास न्यूक्लियर पावर है, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था। आप घुसे, आपने वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, वापस आ गए और आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका ने जाकर वहां पर अटैक किया? प्लीज आंसर कीजिएगा जब भी आपको वक्त मिलेगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अगर आप तक पहुंचे तो। खैर, चलते हैं वापस ईरान की तरफ से। तो पीटर हेगसेथ ने क्या अमेरिकी फोर्सेस को ईरान में फंसा दिया है, अब आपको सुनाते हैं ईरान ने किस तरह से अमेरिकी सेना पर पलटवार की तैयारी की है। قاطعانه خدمت شما عرض میکنم که اگر دشمن دست حرکت احمقانه‌ای بزنه و اگر مجددا دچار خطای محاسباتی بشه، پاسخ دشمن بلادرنگه، در لحظه است. اما خب دشمنی که شما ملاحظه فرمودید با این ویژگی، با این خوی ددمنشی، ما رو به این نتیجه رسونده که در واقع تعلل و فرصت دادن به دشمن اصلا جایز نیست، اصلا عقلانی نیست و قاطعانه پاسخش در لحظه داده خواهد شد. این یک راهبرد اساسی. तो ईरान को आपने सुना, ईरान कह रहा हम इमीडिएट रिएक्शन करेंगे और अमेरिका इस इलाके में पहुंच गया है। अमेरिका आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अमेरिका के सामने खड़ा है ईरान का अंडर वाटर माइन नेटवर्क, समंदर के अंदर बारूदी सुरंग, रडार से बचने वाली ड्रोन बोट्स, टॉर्पीडो से लैस सबमरीन और सबसे खतरनाक ईरान का धैर्य है। ईरान को पता है अमेरिका पहले वॉर करेगा, लेकिन ईरान को सिर्फ एक जवाबी वार चाहिए। इसे लेकर ईरान कमर कसकर तैयारी कर रहा है, हर दिन तैयारी कर रहा है। जितना वक्त ईरान को मिल रहा है उसमें ईरान तैयारी में लगा है। ईरान तेजी से बारूदी सुरंगें बिछाने का अभ्यास होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तेज कर चुका है। नेवल माइंस बिछाने और लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। चीन और रूस के साथ जॉइंट नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है। समुद्री रणनीति का यह अहम हिस्सा है। कम समय में बड़े इलाके को कैसे ब्लॉक किया जाए, ये रणनीति भी टेस्ट की जा रही है। नौसेना की असीमित युद्ध रणनीति, वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर इसका इंपैक्ट हो सकता है। ईरान का युद्ध अभ्यास जवाबी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए है।
ईरानी नौसेना का लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है, लेकिन आपको पता है ये युद्ध अभ्यास क्यों है? युद्ध अभ्यास की आड़ में होर्मुज स्ट्रेट के नीचे बहुत बड़ी अंडर वाटर माइन बिछाई जा रही है। अगर युद्ध हुआ तो इसी अंडर वाटर माइन की मदद से जो अंडर वाटर माइन है उससे अमेरिकी सेनाओं का कब्र समंदर के अंदर बनाया जा सके। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बीच से ही यह खतरा वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति पर मंडराता रहा। उस समय ईरान ने वास्तव में शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तभी उन्हें ईरान की इस ताकत का अंदेशा हुआ और तब रॉयल नेवी भी पीछे हट गई थी। अब आप देखिए कि अमेरिका ने कैसे घेरेबंदी की है, वाइस वर्सा। साउथ चाइना सी में क्या सिचुएशन है अभी, ये इस वक्त देखिए। पहले तो ये आप देख लीजिए, यूएस नेवी का स्ट्राइकर ग्रुप है, ये यूएसएस एब्राहम लिंकन है। वो साउथ चाइना सी से निकलता है, इंडियन ओशियन रूट से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए सीधा कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशन में पहुंच जाता है ईरानी तट के पास, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए सीधा पर्शियन गल्फ में, पारस की खाड़ी में। यह है सिचुएशन फिलहाल यूएसएस एब्राहम लिंकन का। इसके साथ साथ एक और शिप वहीं से ठीक इसी पोजीशन पर, ठीक इस सीमा के बाहर यानी कि ओमान की खाड़ी में डिप्लॉय होता है, ईरान के ठीक सामने। दो शिप को डिप्लॉय करने का मतलब साफ है कि अगर किसी तरह से एक शिप अगर वहां फंस जाए, एक वॉरशिप, एक एयरक्राफ्ट कैरियर होर्मुज स्ट्रेट में फंसे, तो दूसरे की मदद से पहले को निकाला जा सके। अब ये होर्मुज स्ट्रेट क्या है ये भी जान लीजिए। दुनिया की तेल सप्लाई की नली है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो जगह है जहां अमेरिका की नौसेना भी सांस रोककर चलती है। अगर यहां एक भी अमेरिकी जहाज डूबा तो समंदर सिर्फ लाल नहीं होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था काम जाएगी। अब जरा इस मैप को आप देखिए, मैं आपको जरा फुल स्क्रीन दिखाता हूं। ये जो मैप है ये आपको होर्मुज स्ट्रेट की खासियत और खूबी समझाने के लिए काफी है। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो इस इलाके में आता है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां पर ये जो जितने खाड़ी देश हैं, जिसमें यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब है, इराक है, इसके अलावा बहरीन है, कुवैत है, सबसे तेल निकालकर फारस की खाड़ी से निकालकर इसी चिकन नेक जैसे दिखने वाले होर्मुज स्ट्रेट के गलियारों को पार करते हुए दुनिया के अलग अलग देशों में ओमान की खाड़ी और अरब सागर के जरिए पहुंचती है। लेकिन अगर ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया तो अमेरिका के जितने सहयोगी हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, सबका व्यापार ठप, सबकी इकोनॉमी चौपट। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी आर्थिक तबाही, और यही प्लानिंग है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंडर वाटर माइन बिछाने की तैयारी ईरान की चल रही है। इस मैप से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सारी लड़ाई यहीं पर है। एक तरफ फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी। जरा फुल स्क्रीन देखिए। दोनों के बीच सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक पतला सा रास्ता, नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है और यहां पर ईरान बारूदी सुरंग बिछा रहा है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता रुका तो तेल रुकेगा, व्यापार रुकेगा, मिडिल ईस्ट और दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसी चोक पॉइंट पर बारूदी सुरंग बिछा रहा है। मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो ईरान एक झटके में दुनिया की तेल सप्लाई को 20% तक चोक कर सकता है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश सबकी निगाहें इसी 33 किलोमीटर के एरिया पर टिकी हुई है। और यह खबर ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अटैक की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप बार बार धमका रहे हैं ईरान को तबाह कर देंगे, इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना ही भरोसा है तो हमला क्यों नहीं करते आप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान अफगानिस्तान नहीं है, खामनेई कोई सद्दाम नहीं है। ये वही खामनेई है जिन्होंने प्रतिबंधों के बावजूद 40 सालों से 50 सालों से देश को चलाया। ये बात और है कि आज ईरान बहुत बड़े आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। लेकिन ये वही ईरान है जिसने जनरल सुलेमानी की शहादत का बदला लिया, जिसने अमेरिका को सीधे जवाब दिया।
ये वो नेता है जो धमकियों से नहीं, इतिहास से फैसले करता है। आज मिडिल ईस्ट इसलिए बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट में आज अमेरिका के 30 से 40 हजार जवान तैनात हैं। ईरान के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी पहुंच रहा है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के स्ट्राइक ग्रुप में फाइटर जेट हैं, युद्धपोते, सबमरीन है। ईरान ने समंदर में तैनात किया ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी। फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर। ईरान ने कंटेनर जहाज को 2022-24 के बीच में ड्रोन कैरियर बना दिया था, जिसका नाम है शाहिद बघेरी। कहते हैं इससे जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं वो बड़े बड़े वॉरशिप को गिरा सकते हैं। हालांकि ये बात भी साफ है कि खाड़ी देशों ने इस युद्ध से खुद को पीछे रखने का फैसला किया है और पहले ही ऐलान कर दिया है कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर इस हमले में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। मेरी नजर में यह कोई सहानुभूति नहीं है, यह उस तबाही से बचने का एक रास्ता है जो अभी अख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि बाद में यह रास्ता ये देश चुन भी नहीं पाएंगे। यह रास्ता इसलिए अख्तियार किया जा रहा है क्योंकि ईरान के मिसाइल के रेंज में न सिर्फ इजराइल और अमेरिका हैं, बल्कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मिडिल ईस्ट के वो सारे देश हैं जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी बर्बादी की कहानी लिखेगा, जिसकी वजह से यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मुल्क पहले ही पीछे हट गए और कह रहे हैं वो इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। यानी समंदर में बारूदी सुरंगों की आहट ने दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली ट्रंप की सेना की नींद उड़ा दी है। जिस अमेरिकी फौज के नाम से दुश्मन कांपते हैं, आज वही फौज समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों के सामने बेबस नजर आ रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी राजनीति और उसका डर। अमेरिका जानता है अगर जंग लंबी हुई तो व्हाइट हाउस से पहले राष्ट्रपति की कुर्सी हिलेगी, और अगर जंग नहीं लड़ी गई तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की नाक हिल जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ कई देश ईरान के समर्थन में खड़े हो गए हैं, यानी कि चीन ट्रंप को आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि हमला हुआ तो नतीजा अमेरिका भुगतने को तैयार रहे। इसके अलावा ईरान के कई प्रॉक्सीज हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन की बहुत बड़ी तादाद है। सीरिया में मौजूद हूती मिलिशिया भी ईरान के साथ। लाल सागर में यूएस के जहाजों पर हमले हो सकते हैं। हूती के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल। इराक में मौजूद मिलिशिया भी ईरान के साथ है। बताया जा रहा है अमेरिका ने हमले की तैयारी कर ली है, अपने लिए टारगेट भी तय कर लिए हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई है। इनके अलावा परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी साइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। उधर ईरान भी कमजोर पड़ने पर होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का और दुनिया के तेल बाजार में हाहाकार लाने की कसम ले चुका है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। होर्मुज स्ट्रेट के साथ साउथ कोस्ट पर एडवांस कोस्टल डिफेंस फोर्सेस को तैनात किया गया है। बॉर्डर से लगे इलाकों में सेना की तैनाती कर रहा है ईरान। 2400 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर बासिज यूनिट्स तैनात करने का फैसला किया गया है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास पोर्ट पर भी भारी डिप्लॉयमेंट है। ईरान कह रहा है अगर अमेरिका को हिम्मत है तो एक गोली चला कर देखे, इसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। जवाब मिसाइल से नहीं, समंदर से आएगा, जहां कोई कैमरा नहीं होगा, कोई चेतावनी नहीं होगी, बस एक खबर होगी अमेरिकी जहाज संपर्क के बाहर। अमेरिका ताकत दिखा रहा है, ईरान भी ताकत दिखा रहा है। दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इतिहास भी गवाह है कि ताकत अक्सर हारती और सब्र जीतता है। याद रखिए, कोई आम देश नहीं है, ईरान है और सामने कोई मामूली नेता नहीं, ये खामनेई है। ईरान के मिसाइल पावर के बारे में भी जान लीजिए। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, स्पीड 13 से 15 मैक, रेंज 1500 किलोमीटर। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, क्षमता 1500 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की, रेंज 2000 किलोमीटर। सेजल मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है, रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर। खैबर शिकन, रेंज 1450 किलोमीटर। इसके अलावा हज कासिम, रेंज 1400 किलोमीटर, ठोस ईंधन से चलती है।
इमाद और ब्रद मिसाइल, शहाब 3 मिसाइल, उन्नत वर्जन की रेंज 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ईरान ने नई आईसीबीएम के टेस्ट का दावा भी किया है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई गई है। यानी दावा यह है कि यूरोप और यूएस तक मार करने वाली मिसाइलों को बना चुका है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच अगर तनाव बढ़ा, टकराहट हुई, तो फिर ऊपर वाला ही जानता है कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ क्या क्या चलेगा। तेल के रास्ते, समुद्री दबाव, क्षेत्रीय साझेदार और हर कदम का असर वैश्विक स्तर पर। यह वजह है कि एक भी चिंगारी बाजार, कूटनीति, सुरक्षा तीनों को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अमेरिका क्यों इंतजार कर रहा है और ईरान पर अमेरिका की नजर क्यों है? ईरान पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है अमेरिका। तेल और गैस के बड़े भंडार को वो कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि 1979 से पहले ईरान पर अमेरिका का ही कंट्रोल हुआ करता था। इसके साथ साथ चीन के BRI रूट को भी प्रभावित करना चाहता है। एशिया यूरोप लैंड रूट ठप हो सकता है। रूस को ड्रोन की सप्लाई बंद हो सकती है। हिजबुल्लाह और हूती पर नकेल कसी जाएगी। हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है, क्योंकि एक के बाद एक वॉरशिप भेजने की आवश्यकता नहीं थी। अगर USS अब्राहम लिंकन ही भेज दिया गया था तो मुझे लगता है ईरान के लिए वही काफी होना चाहिए था। अपने आप में चलता फिरता एक सैन्य बेस है USS अब्राहम लिंकन। बातचीत के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ मेहमानों को जोड़ रहा है, उनके पास चलते हैं। सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जोड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल SK मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार। मल्लिका पांडे फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमेरिका से लाइव कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कौल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान लें। अमेरिका का पक्ष रखते हैं बहुत धुआंधार तरीके से और बिना किसी लाग लपेट के। तो कौल साहब, आपको क्या लगता है अमेरिका किस बात का इंतजार कर रहा है? एक के बाद एक इतने वॉरशिप्स भेजे जा रहे हैं। मुझे लगता है अमेरिका के जितने 14-15 वॉरशिप है सारे ईरान ना आ जाएं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया एंड आई अप्रिशिएट दैट। और आपके पैनलिस्ट, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीबॉडी। लेकिन मैंने जो आपको पहले बताया था, इट लुक्स लाइक दैट्स द डायरेक्शन वी आर गोइंग, जिसको प्रेशर टैक्टिक बोलते हैं, बिल्डिंग। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अभी एक डिस्कशन हो रहा है, एक नेक्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स, जिससे मुझे नहीं लगता ईरान पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और मुझे अभी भी आई एग्री, आई एम फोकस्ड एंड आई थिंक दिस इज नेक्स्ट व्हाट विल हैपन। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स और कुछ उनकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे शायद आपको मिसाइल अटैक या एयर अटैक दिखेगा अगले विद इन अ मंथ, अगर चीजें सॉफ्टन नहीं होती ऑन ग्राउंड। अगर आप उनके मीडिया को देखें, मैं ईरान के बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, जो हमारे प्रोफेशन में है, हेल्थ केयर टेक में है। और उनका भी ये मानना है कि ग्राउंड पे पब्लिक में बहुत डिसेंट है। हजारों की मात्रा में लोग मारे गए हैं वहां पे, नंबर्स आर नॉट रियल। और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जेल में डाला गया है। ऑपोजिशन आपको पता ही है, ईरान में कोई स्ट्रांग नहीं, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन जो यूथ है, जेनजी और 35 साल 40 साल से कम के लोगों में बहुत डिसेंट है। और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उस डिसेंट को, इसमें दो राय नहीं है, कि सपोर्ट भी करती हैं एक्सटर्नल कौल साहब, फोर्सेस। इससे अमेरिका का क्या लेना देना? अमेरिका का देखिए लेना देना साफ है। हमको भी दिख रहा है कि इस टाइम अगर आप देखें तो सारा गेम, हाफ द गेम इज प्लेड बाय इजराइल। और इजराइल चाह रहा है कि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज आए। और हाँ, मुझे तो ये इजराइल दिख चाह रहा रहा है है। रिजीम, बिल्कुल मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें गोल गोल घुमाने की बात ही नहीं है। नहीं तो फिर इजराइल अगर चाह रहा अगर है कि अगर ईरान के लोगों की इतनी चिंता है तो अमेरिका थोड़ी बलूचिस्तान के लोगों की चिंता कर ले, थोड़े KP के लोगों की चिंता कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में TTP मार रहा है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना खुद वहां के लोगों को मार रही है। और ये किलिंग आज से नहीं, 5-6 दशक से जारी है बलूचिस्तान में तो कम से कम। तो वो ज्यादा विवेक बेहतर है जी, कि चिंता वहां करे। पीटर हेगसेथ को मैं सुन रहा था, वो अपनी तारीफ कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे वेनेजुएला को लेकर। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका ने कौन से परमाणु संपन्न मुल्क पर आज तक हमला किया है?
हमने तो पाकिस्तान को घर में घुसकर अंदर ठोका, तो हमारी ताकत ज्यादा हुई ना फिर इस लिहाज से, तो अगर हम इस स्केल पर देखें तो। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। आपका जवाब पूरा कीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस बात पे कर रहे हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, जिसपे इंडिया हमेशा, मैंने तो मतलब माई स्टडी हिस्ट्री फॉर फन, तो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कभी भी इंडिया ने किसी भी कंट्री पे अननेसेसरी अटैक नहीं किया या डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश नहीं की। जी। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि एट दिस पॉइंट हमारी जो हाँ, पॉलिसीज हैं वो हायर मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। मैं बार बार आपके शो पे बात करता हूं, तो हम उसे ना ही कंपेयर करें। हाँ, हायर ऑयल इसराइल ग्राउंड ने पे, राइट। ये डिबेट कहीं और चला जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो मैं जाना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक 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 कंसेंसस बन चुका है कि आयतुल्ला की रिजीम को ईरान से हटाना जरूरी है। लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड बड़ी मात्रा में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि नहीं, अमेरिकन वहां बिल्कुल, पे मैं भी इस जाएंगे। बात से सहमत हूँ मुझे जी। दिख रहा है कि वहां के लोकल लोग उनके लोकल इश्यूज ही अप्रूव कर देंगे। और वहां पे जी। देखिए, वहां की मीडिया, वहां की न्यूज़ काफी सप्रेस्ड है। हाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लीक सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसेंट बहुत बड़ी मात्रा में है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और फाइनेंशियल क्राइसिस हर घर को टच कर रहा है, नहीं, हर वो घर तो के सर, पैसे। आप किसी देश को विवेक इस जी, तरह से चोक कर देंगे और विवेक उसके जी, मैं फाइनेंसेस एक के छोटी ऊपर पॉइंट सैंक्शंस मैं लगा मैं देंगे, क्योंकि आपकी मैं एक सरकार नहीं छोटी है, पॉइंट रेजा पहलवी की सरकार थी, तो अमेरिका उसे अपनी सरकार मानता था और उसको सारी छूट मिली मैं हुई एक, थी। यहां तक कि परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का शुरू किया हुआ है, वो अमेरिका का ही शुरू किया हुआ है। ये बात आपको शायद पता होगी। मैं एक छोटी पॉइंट बताता हूं। हाँ। मैं रशिया और बेलारूस गया था 2000s में, और मैं कई प्रोफेसर से मिला हेल्थ केयर के जो बहुत सीनियर थे, और उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई। 30 सेकंड में बताता हूं, आप कोरिलेट कर लीजिएगा। जब 90s में यूएसएसआर टूटा, तो ब्रेड खरीदने के लिए उन्हें एक प्लास्टिक बैग फुल ऑफ रूबल्स ले जाना पड़ता था। तो मनी इतनी तेजी से डिवैल्यूएट हुआ। और ईरान में भी ऑलमोस्ट सेम स्थितियां डेवलप होने की दिशा में है। और बेलारूस कंट्री अलग भी नहीं होना चाहता था रशिया से। उनके लोग आप देखिए आज भी सब जी। कंट्री। हैविंग सेड दैट, ईरान की स्थिति इस टाइम बहुत क्रिटिकल है, फाइनेंशियल स्थितियां बहुत क्रिटिकल है, इन्फ्लेशन इज यहाँ वेरी तो हाई, कुछ और ही डिसेंट कहावत। जी, मैं परफेक्ट समझ गया स्टॉर्म। आपकी बात, रिलेवेंस आपकी जो आप देना चाह रहे हैं, वो रेफरेंस देना चाह रहे हैं। यहाँ तो बस एक ही बात कही जा रही है, सुरेंद्र स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। जब जब अमेरिका डरता है, तेल पर कब्जा करता है, बस यही लाइन है। सुरेंद्र जी। नहीं नहीं, वो तो बात स्पष्ट है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ। जो इशू इतना सब बिल्डअप हो रहा है, हम्म। तो वो बिल्डअप सिर्फ बिल्डअप के लिए है। क्योंकि दो रीजन से अमेरिका कभी भी गल्फ में फुल फ्लेजेड वॉर नहीं कर सकता। हम्म। पहला, टू प्रोटेक्ट इसराइल, जो उनका बेसिक पर्पस है कि इसराइल को प्रोटेक्ट करें। और इसराइल को खतरा सिर्फ ईरान और उसके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्ला और हुती में, तो उन्हीं से है। अब उसको करने के लिए अगर वो फुल फ्लेजेड वार वहां पे शुरू होती है, तो फिर जो बाकी गल्फ के देश हैं वो तो सब नजदीक नजदीक हैं, फिर वो तो कोई बचेगा नहीं। और ईरान ब्लैकमेल करने के लिए तैयार है, वो अमेरिका से क्यों लड़ेगा? वो तो उन देशों से लड़ना शुरू कर देगा। अब उन पे लड़ने की ताकत नहीं है। नहीं है, ईरान के बिल्कुल। अपने ड्रोन मिसाइल्स पूरी है। वो सऊदी अरेबिया पे, कतर पे, बहरीन पे, सब पे हमला शुरू कर देगा। हाँ। तो फिर कहाँ जाएगा अमेरिका? किस किस को बच जाएगा? और यही कारण है कि कल यहाँ अपने इंडिया में भी आपको मालूम होगा 22 अरब कंट्रीज के लोग आए हुए हैं फॉरेन। कल मीटिंग है सब लोगों की, सब लोग घबराए हुए हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि ये लड़ाई फुल फ्लेजेड वार में कन्वर्ट नहीं हो, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप अपने अलाइज को ही डैमेज करेंगे। तो इसलिए वो जो ब्लफ है, बिल्डअप तो देखिए इसलिए होता है कि मान लो, देखिए वर्ल्ड वॉर तो ऐसे ही शुरू होती है। आप तो नहीं चाहते नहीं चाहते, लेकिन अगर शुरू हो गई तो फिर आप लड़ना बैकआउट तो नहीं कर पड़ेगा। सकते, तो बिल्डअप तो किया ही जाता है। हाँ। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी अमेरिका इस स्थिति में है कि वो ईरान पे हमला करे हम्म। और ईरान पे हमला करके एक वॉर को शुरू करे। जी। क्योंकि अगर जैसे कौल साहब कह रहे हैं कि वो हाँ, स्ट्रेटेजी को, अब की बार ईरान तैयार है। उन्होंने जैसे ही वहां हमले किए, वो सीधे अमेरिकन बेस उन कंट्रीज पे हमले शुरू कर बिल्कुल। देगा। ईरान ने क्लियर किया, अभी थोड़ी तो देर पहले मैंने बाइट भी सुनाई थी, वो कह रहे थे कि इस बार हम वेट नहीं करेंगे, वेट करने से दुश्मन को मौका मिल जाता है। मैं मलिक जी साहब का जी रिएक्शन जी। चाहूंगा। सर मलिक साहब। माइक चेक कीजिएगा मलिक साहब। Yeah, I'm sorry.
विवेक जी, जो अभी स्वामी जी ने बताया, ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है कि अभी वो अटैक करने की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि लेकिन हालांकि उन्होंने पोस्ट कंसल्ट। क्या रोक रहा है अमेरिका को? नहीं नहीं नहीं, अमेरिका को ये चीज रोक रही है कि ईरान उसको स्ट्रेच करना चाहेगा, उसके ऑफेंसिव को फैलाना चाहेगा, डिवाइड करना चाहेगा उसके रिसोर्सेज को, मिलिट्री रिसोर्सेज को। जैसे कि स्वामी जी बोल रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि ईरान का टैक्टिक्स यही रहने वाला है कि वो उसके जो आसपास के छोटे देश हैं, जहां अमेरिकन अड्डे हैं, अमेरिकन बेस है, उन पर अटैक करेगा और इसराइल पर भी अटैक करेगा। तो इस तरह से वो अमेरिका का जो कंसंट्रेटेड फोर्स है उसको पूरा डिवाइड करने की कोशिश में रहेगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका, बात वही होती है कि अमेरिका को अपने टारगेट्स फिर प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से उसको अटैक। वैसे भी अमेरिका देखिए एयर अटैक के अलावा नहीं जाने वाला है कुछ भी। ठीक है, उसके वहां पे जो यूएसएस है, आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास बहुत साधन है, मिलिट्री फोर्सेस पूरी है, लेकिन कभी भी वो ग्राउंड फोर्सेस के उसमें नहीं जाएगा। आप अगर स्टडी करेंगे ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, अंदर थोड़े जाते ही देखिए पूरे के पूरे वहां पे एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, एक तरह से पहाड़ों और हिली टेरेन है वहां पे। इट्स नॉट ए इजी ऑपरेशन फॉर देम। और दूसरा, ईरान के पास इतना वक्त मिल गया, जैसे कि आपने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया कि ईरान ने वो सब तैयारी कर ली। आई एम श्योर लैंड माइन उसने बिछाई होगी, और जहां पे उनका स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक उनका फॉरगेटिंग द नेम, उनका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, उसको बचाने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी। भले ही आज हम कह सकते हैं या अमेरिका कहता हो कि मैंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत हद तक डैमेज कर दिया है, मुझे लगता है कि ईरान ने उस घटना के से पहले ही अपनी यूरेनियम और जो एनरिच्ड मटेरियल है उसको वहां से शिफ्ट कर दिया था। अब आप करते रहिए, उसको डैमेज करते रहिए, वो अपनी जगह कहीं और करेगा। देखिए ये बात है, अब अमेरिका ये चाहता है, एक तरह से बहानेबाजी के मुतर आया अमेरिका। बहानेबाजी ये है कि आप हमें ये आप प्रॉमिस कीजिए, आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कीजिए कि आप न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, वहां के जो लोग हैं, वहां के निवासी है, उनको आप दंडित नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे। ये अमेरिका कैसे इंश्योर कर सकता है? आज भी मुझे लगता है कि ईरान के अंदर हजारों हजारों लोग मारे गए हैं, और किसके कहने पे? ये ट्रम्प साहब ने तो उनको बोल दिया कि ठीक है, हेल्प इज कमिंग। अब हेल्प इज कमिंग के चक्कर में लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मारे गए हजारों लोग वहां की सेना के हाथों। देखिए वहां पर जो वहां से इंफॉर्मेशन आई थी किसी को नहीं मालूम है। स्टारलिंक की फैसिलिटीज को चाइना के थ्रू जो ब्लॉक किया गया है, जो एक माध्यम था वहां की इंफॉर्मेशन का, वो भी काट दिया गया था। हाँ। तो मात्र ये कहने से कि हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं, वी आर कमिंग, हम आपके बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, वहां के लोगों को अमेरिका ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाला है। और आज वो संदिग्ध कर भी ले, ईरान संदिग्ध कर भी ले, इस बात की क्या गारंटी है कल वो पनिश नहीं करेगा? वो जरूर पनिश करेगा उन लोगों को, और आज भी पनिशमेंट चल ही रहा होगा, उनको जेल में डाला जा रहा होगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उनका तख्ता पलट हो वहां पे खोमेनी शासन का। हालांकि ये बात सही है कि जो इतना वहां पे जो उसकी बैरिकेडिंग की गई है और सैंक्शन लगाए हैं, उसके कारण वहां की जो लाइफ की जो कॉस्ट ऑफ लाइफ है बहुत बहुत ऊंची हो गई है। और आप सबको मालूम ही है वहां की जो मुद्रा है वो बहुत डाउन हो चुकी है। इतनी बड़ी ताकत है अमेरिका, चलते फिरते इतने वॉरशिप्स हैं, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हमला हो रहा है? आप कह रहे हैं वेट कर रहा है। वेट अगर अमेरिका कर रहा है तो ईरान भी तो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मैं थोड़ा सा कॉल साहब 2 मिनट दीजिएगा, मैं लौट रहा हूं। मैं मलिका जी का कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं फौरन आपके पास आता हूं। चक्रपाणी जी, ईरान भी तो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया वो लैंड माइन बिछा रहा है। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद विवेक जी। देखिए ईरान एक तरफ से जो आप लैंड माइंस की, वो सी माइंस की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जहां तक सी माइंस का सवाल है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो तो बहुत अच्छी होती है, बशर्त ये है कि आपने सही जगह पे बिछाई है और वहां पे करंट कितनी तेज है। इस एरिया में करंट है, इस एरिया में वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, वो बहना शुरू कर देती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये अमेरिका का न्यूक्लियर ये कैरियर टास्क फोर्स अंदर बैठा हुआ है पर्शियन गल्फ में, जो कि है, तो उसने अपने एरिया को तो अच्छी तरह से ना सुरक्षित कर लिया है, स्कैन कर लिया होगा, वहां राइट। तकलीफ नहीं है। अमेरिका किसका इंतजार कर रहा है? देखिए अमेरिका तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक वो पूरी तरह से अपनी तैयारी नहीं कर लेता। आपने वेनेजुएला में भी देखा, 2 महीने 3 महीने चीजें चलती रही, कब कर रहे हैं, और फिर सडनली उसने किया जब उसको लगा कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। अभी फिलहाल अमेरिका पूरी तरह तैयार नहीं है। उसके लिए उसे जमीनी तौर पे ईरान में हालात अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, और उसमें वो चीजें कर रहा है जो उसे करनी जरूरी है। इजराइल
के जो मोसाद और उनके एजेंट्स हैं वो ईरान में काफी हद तक वहां हैं, और उन्होंने ही देखिए, चाहे वो जितने भी बार अटैक्स हुए हैं वो जानते हैं हमें क्या करना है, तो काम चल रहा है। जैसे हम कहते हैं नेवी में काम चालू है, तो काम चल रहा है। अब इंतजार किस चीज का है? इंतजार वो उस चीज का है कि जैसा कौल साहब ने पहले कहा कि अमेरिका तभी करेगा जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और एट द मोमेंट वो कर रहा है कि आपको डरा दे, आपको फोर्स कर दे कि एक आप संधि पे आ जाएं और एग्री कर लें। कुछ हद तक ईरान झुक गया है, ये मत भूलिए, जो 1000 प्लस को लटकाने वाला था फांसी पे, उन्होंने नहीं लटकाए हैं। एक हद तक बैक चैनल में बातचीत हो रही है। ईरान को ये भी डर है कि ये तो खामनेई का आधा काम तो कमांडर चक्रपाणी जी, खामनेई का आधा काम तो अमेरिका कर देगा। अगर कल को अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो पूरा ईरान जो खामनेई के साथ खड़ा होगा राष्ट्रवाद के नाम पर, कि विदेशी हमला हुआ है, उस समय देश तो एकजुट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला फिर 800,000 लोगों को सूली पर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, अपने खिलाफ माहौल बनाने की क्या आवश्यकता है फिर? बिल्कुल सही, इसीलिए तो अमेरिका वेट कर रहा है। देखिए, अगर तख्ता पलट आपने करना है तो आपके पास एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर होना चाहिए, मतलब जो आके ये बोल सके देखिए मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। यही उन्होंने किया था बांग्लादेश में, क्योंकि मालूम था हम इसको हम ना लाने वाले हैं, और सब कुछ पता था। यहाँ पे जो पेशवा शाह पहलवी हैं, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो ईरानी पब्लिक को जुटा सके, इसलिए यहाँ पे अभी अटैक नहीं हो रहा है। जी मल्लिका, आपका क्या टेक है इस पर? तख्ता पलट नहीं हो रहा है। जी मैं समझ गया। मल्लिका, क्या टेक है आपका इस पर? उसका धीरज कॉल आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार विवेक जी। एक तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसमें मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊंगी, तो अगर आप देखें कि जून 2025 में भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके ट्रम्प लॉन्च किया गया था। उसमें ट्रम्प ने इनके मेजर जनरल जो सुलेमानी थे उनको टारगेट किया था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट की थी। वो अटैक ये वाले अटैक से कैसे डिफरेंस है? ऐसे डिफरेंस है कि जो पिछले साल जो अटैक हुआ था वो एक सरप्राइज अटैक था, तो ईरान वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जिसके रिटेलिएशन में उसने कतर के एयरबेस, जो सबसे बड़ा यूएस का एयरबेस है, उसको टारगेट किया। बट अब अगर विवेक जी हम इस बार वाले उसको देखें जो यूएस आर्माडा भेज रहा है, आप देखिए ट्रम्प बार बार इसको पब्लिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं। हर एक उसमें देखिए आप, वो हर एक स्पीच में अपने बोल रहे हैं, हर एक ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाला जा रहा है, यूएस सेक्रेटरी सब उसके बारे में बोले जा रहे हैं, एडवर्टाइज करे जा रहे हैं। तो ये इस बार सरप्राइज अटैक नहीं है, ये एडवर्टाइज कोअर्शन है इस बार विवेक जी। तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि इस बार ये कोअर्स करने वाले हैं, इस बार ये मेंटल प्रेशर डालने वाले हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने वाले हैं ईरान पर, ताकि ईरान अपने एक डील पर आ जाए। क्योंकि ये इनका बेसिक एम जो है विवेक जी, हमें समझने की बात है कि नहीं, यूएस नहीं चाहता कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, या वो कंटिन्यू करें न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, या वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अपनी यूज कर पाए। ये सब चीजें वो डील में, और जितने प्रॉक्सी वॉर्स में, इंटर प्रॉक्सी वॉर्स में जो फंड करता है वो हमास को, ऐसा यूएस जो बोलता है, वो सब बंद कर दे। बट अगर वैसे देखा जाए तो यूएस इस बार यही डील क्रैक करना चाहता है एडवर्टाइज कोअर्शन से, ना कि सरप्राइज अटैक से। तो मुझे नहीं लगता विवेक जी इस बार यूएस अटैक करने वाला है। वो जरूर अपना आर्माडा ले आया है, बट इस बार ईरान भी बहुत ज्यादा तैयार है। आप देखिए उनका जो इनकलाब स्क्वायर है उसमें बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड बिलबोर्ड लगाया गया है, और उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बहुत बार बोल दिया कि अगर यूएस अटैक करता है तो ईरान भी उससे डबल प्रेशर में रिस्पॉन्ड करेगा। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उनका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ब्रह्मास्त्र एक तरह का पूरा ट्रेड होता है जी, वो तो ब्रह्मास्त्र एक तरह का ईरान के पास, इसलिए वो दो वॉरशिप लेकर आ गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो पूरा खाड़ी का जितना भी ऑयल प्रोडक्शन है ब्लॉक, उनकी पूरी इकोनॉमी तबाह, वो एक तरह से चोक कर जाएंगे, ना उनका तेल बिकेगा ना उनकी इकोनॉमी चलेगी। कौल साहब एक रिएक्शन चाहूंगा जल्दी। कौल साहब देखिए, आई थिंक आपके पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच किए। मुझे भी यही दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जैसे आप मतलब बोलना नहीं चाहिए, अभी भी प्रेशर कुकर में कुछ और विसल्स की जरूरत है, और मुझे लगता है प्रेशर बिल्टअप हो रहा है वहां पे।
तो वी आर वॉचिंग इट, वी आर मेकिंग इट वेरी स्ट्रांग। लेकिन एक जो आपके एक एक्सपर्ट ने बात करी वो बिल्कुल सही है। स्ट्रेट और हॉर्मोज पे एक सिर्क SIR के न्यूक्लियर रिएक्टर है जो काफी बड़ी मात्रा में उसको वो बढ़ा रहे हैं। क्या उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? कैपेबिलिटीज हैं। और जो आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, उनके उनके क्या कहते हैं, तर्कश में कौन कौन से तीर हैं एज ऑफ नाउ। ऑब्वियसली वो रोग एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, हमास वगैरह और हुटी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन, नेवल ब्लॉकेज, साथ में टैक्टिकल जो गुरिल्ला बोट्स होती हैं, फास्ट ट्रैक अटैक्स होते हैं, स्वार्मिंग ड्रोन्स हैं उनके पास। इसके अलावा जो हिजबुल्ला और शिया मिलिटेंट्स ऑफ इराक एंड ईरान है वो उनके पॉकेट में है। इसके अलावा डेफिनेटली जो पहले मेंशन किया गया, हमारी जो बेसिस है दे आर फेयर गेम। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जितना भी वहां पे डिप्लॉयमेंट देंगे वो एक तरीके के शील्ड भी प्रोवाइड करेगा। देखिए जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है टू प्रोवाइड एयर डिफेंस एज वेल टू टू द लोकल एरिया। लेकिन एक पॉइंट मैं पहले रेज करना चाह रहा था, वो ये था कि पब्लिक का सेंटिमेंट इज टू ओवरथ्रो द करंट रिजीम, और उसको क्लैरिकल रिजीम से रिप्लेस करना, इस्लामिक से रिप्लेस करने की इस टाइम सेंटिमेंट नहीं है। काफी डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, और रजा गिलवी जो वहां के उनके वो हैं सक्सेसर, उनका भी ऑन ग्राउंड ज्यादा सपोर्ट नहीं है। सो दैट इज समथिंग विच वी आर मिसिंग इन द पाई। इस टाइम शाइनिंग आर्मर में हमें वहां पे नाइट अभी तक ईरान में 2 या 4 या 5 आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारी मात्रा में स्टूडेंट लीडर और सोशल इन्फ्लुएंसर ओपनली रेबिलियन कर रहे हैं स्ट्रिक्ट इस्लामिक मेथोडोलॉजी के खिलाफ, और वो अपने आप को यूरोप और अपने आप को 2030 के वर्ल्ड के साथ अलाइन करने की तरफ देख रहे हैं। वहां के लोग बहुत ही पोटेंशियल है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस सारे गेम के अंदर एक और प्रॉब्लम आ रहा है। जो हमारी बेसिस हैं जहां जहां कंट्रीज में, कतर हो गया, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिल्डिंग विद यूएस। इसीलिए ये ऑल्टरनेटिव प्रोटेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, जिसमें से ये पाकिस्तान के साथ भी अब बात हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्री, और अब तो जैसे अभी आपने मेंशन किया वो बिल्कुल सही बात है, इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं कि क्या हमें एक ऑल्टरनेटिव शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो पाकिस्तान जैसी रोग कंट्री इस सिचुएशन का फायदा तो उठा रही है। जैसे कि आपने ये भी बताया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, कल या परसों के आपके शो में, कि कैसे पाकिस्तान को ऑफर किया है कि डिसआर्म करें हमास को, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो somewhere I feel Pakistan may benefit from this situation, which is not gonna be the best for the countries which are giving them the business. लेकिन सिचुएशन इज क्रिटिकल। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरथ्रो ऑफ रिजीम होगा, और टेक्निकल स्ट्राइक्स यूएस शायद करेगा अगले 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते, वेन एवर वी चूज द टाइम, द परफेक्ट टाइम, जब हमारे अकॉर्डिंगली टाइम होगा तब किया जाएगा। लेकिन ईरान में प्रेशर हर दिन बढ़ता जा रहा है, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये प्रेशर तो आप कह रहे हैं कि भाई प्रेशर कुकर में दो चार सीटियां और लगाने की जरूरत है, उसके बाद कुछ यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखेगा या फिर कुछ मेजर कॉल्स दिखेंगे, चाहे वो यूएस की तरफ से हो चाहे वो ईरान की तरफ। ईरान तो वेट एंड वॉच में, और वो आराम से अपनी तैयारी कर रहा है। आप सामने से तैयारी करो, लेकिन आप उसके इलाके में जाके लड़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये ईरान के लिए मायने रखता है। 1980 से 88 तक जब इराक सीरिया का युद्ध चल रहा था, उस दरमियान में जो आपकी जो ये नेवी थी ब्रिटेन वाली, उनको यहाँ माइंस हटाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी। उस समय भी उन्होंने कहा था इस बात को कि यहाँ पर आकर ऑपरेशन चलाना और सी माइंस हटाना बहुत टफ काम है, और ईरान के सामने ये सबसे, ईरान की तरफ से उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रॉयल नेवी के लिए। मैं इसमें सुरेंद्र जी का टेक चाहूंगा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कौल साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज। हाँ, या 30 सेकंड्स में एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। देखिए, वेनेजुएला में हमने देखा, आप ही के शो पे मैंने बोला था कि कर्नल और बिलो लेवल के लोग आर एंटी रिजीम। इस टाइम जो ईरान के रिच एलीट क्लास लोग हैं, जिनके पैसे जैम्ड हैं, दे कैन नॉट पुट ऑल द मनी असाइड, उनको फाइनेंशियली चोट मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां की डिफरेंट रिजीम्स है इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, कई ऐसी रिपोर्ट्स है कि उसके अंदर भी डिसेंट दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। क्या खामनेई के खिलाफ उनके देश के अंदर ही गद्दारी होगी? सुरेंद्र जी को क्या पॉसिबिलिटी दिखती है? नहीं, मैं यही कह रहा था। मेरा यही मानना है कि देखिए, एक जो ये कैरियर हैं यूएस के, ये कोई लड़ने के लिए खुद नहीं अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके माइंस का कोई वैल्यू नहीं है। दे विल वर्क एज ए बेस फॉर एयर स्ट्राइक।
तो वही इनका पर्पस होता है। अब प्रश्न ये है कि अगर अमेरिका फुल फ्लेजेड एयर स्ट्राइक भी कर दे, इनके स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन नष्ट भी कर दे, तो उससे तो रिजीम चेंज नहीं होगा, आपको ट्रूप्स तो उतारने पड़ेंगे ना नीचे। तो उसका एक ही तरीका है जो इन्होंने वेनेजुएला में किया, कि आप वहां पे गद्दारों को ब्राइब कीजिए, खोमेनी का पता निकालिए, खोमेनी को न्यूट्रलाइज कीजिए या अरेस्ट कीजिए, और वहां उनके किसी बड़े चीफ को आश्वासन दीजिए कि भाई अगर ये हटता है तो हम आपको सत्ता सौंप देंगे। अमेरिका उसी की तैयारी में लगा हुआ है। जिस दिन उसका वो काम हो जाएगा, उस दिन वो सडनली सारी स्ट्राइक करके, और ये 1 दिन 2 दिन का काम हो जाएगा। अगर वो जब तक नहीं कर पाएगा तो अमेरिका, देखिए अलाइज का भी तो उस पर प्रेशर है ना, कि भाई हमने अमेरिका से दोस्ती इसलिए थोड़ी की है कि हमारा घर जलेगा। अगर हमारा घर जलेगा तो हम अमेरिका से दोस्ती करके क्या करेंगे। इसलिए अमेरिका की गल्फ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उसे अलाइज को बचाना है, उसे इजराइल को बचाना है, और उसे रिजीम चेंज भी करना है। तो रिजीम चेंज जो है वो फुल फ्लेजेड वार से नहीं होगा, वो प्रेशर खाली दिखाने, और एक जैसे मैंने कहा कि भाई फॉर द वर्स्ट सिनेरियो आदमी तैयार होती है हर कंट्री, लेकिन वो उसी काम में लगा हुआ है कि इसको ढूंढे कहाँ पे है ये। और इसके किसी भी, देखिए जो भी आर्मी के बड़े लोग होते हैं, अब किसी को भी आप आश्वासन दे दीजिए कि भाई आप को हम बना देंगे राजा, खोमेनी के बाद आप बता दीजिए कहाँ पे है, तो उसको हैंडओवर कर देंगे, उनकी शर्तों पे काम करेगा। आपने सुना होगा भी वेनेजुएला में उन्होंने वो अपोजिशन लीडर को नहीं बनाया और वही वाइस प्रेसिडेंट को बनाया। आज उन्होंने पूरा वो निजीकरण कर दिया ऑयल फील्ड्स का। तो अमेरिका का यही पर्पज है कि वो किसी न किसी को वहां पे तैयार करेगा और उसके माध्यम से ये सब करने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी, मैं ये नहीं मानता हूं कि अमेरिका ईरान अमेरिका को हरा सकता है या डैमेज कर सकता है, या ईरान बहुत ज्यादा दिन लड़ सकता है। मैं ईरान इज नथिंग अगेंस्ट अमेरिका फायर पावर, तो ये गलतफहमी न ईरान को है न अमेरिका को है। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम वही है कि भाई दोस्तों के, ईरान के चारों तरफ अपने ही घर, अमेरिकी बेसिस है, बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज वही है। जी मलिक साहब। विवेक जी अभी जो बात कर रहे थे कि प्रेशर और बनना है, ये बात सही है कि अभी अमेरिका नहीं करेगा, वेट एंड वॉच करेगा, जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया। कारण नंबर 1, अमेरिका चाहेगा कि ईरान के अंदर अनरेस्ट और फैले, उबाल और आए, नहीं वो सब तो सब ठंडा पड़ गया सर, मलिक सर। नहीं अभी वो जी वो पूरी कोशिश में करेगा। इसके लिए वहां के जो इनके एक्टर्स हैं, मतलब बांग्लादेश वाली स्थिति बनाएगा वो। मोसाद और CIA वो लोग अभी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो खाली बैठे या अंदर नहीं है, बिल्कुल हैं। पिन पॉइंट टारगेट पे वो सेलेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन उस तब होगी जब उनकी इंफॉर्मेशन पूरी फुल प्रूफ होगी और उनको एग्जैक्ट लोकेशन, यानी जिसको कहते हैं 10 ग्रिड रेफरेंस 10 फिगर का, वो मिल जाएगा। यानी वार खाली होने का कोई चांस नहीं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका चाहेगा कि वहीं के लोग उसको आगे आकर और इसको विरोध करे। अमेरिका इसके साथ साथ एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करके और उसको रिजीम चेंज करने की पूरी वहां पे कोशिश की जाएगी। अगर रिजीम चेंज नहीं हुआ तो ये अमेरिका, बकौल अमेरिका नहीं, लेकिन ये सारे काम तो मलिक साहब एक ही वॉरशिप में हो जाते हैं ना, उसका 4 वॉरशिप लगाने क्या मतलब है? 2 भेज दिए हैं, एक आध और पीछे से बढ़ा देंगे। विवेक, ये जो वारशिप इकट्ठा करने का है, देखिए एक वारशिप अपने आप में बहुत, उनका USS इब्राहिम लिंकन इज कैपेबल एनफ, मैं वही कह रहा हूं जी, एग्जैक्टली। हाँ जी बात सही है। ये एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की ये टैक्टिक्स होती है कि आपको कोई भी ब्रीदर नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये अमेरिका भी जानता है, अमेरिका भी विदाउट होमवर्क के नहीं आया वहां पे। अमेरिका भी जानता है कि इजराइल अपने ड्रोन, स्वाम ड्रोन, छोटी मिसाइलें, लॉन्ग मिसाइल सबका इस्तेमाल करना चाहेगा। सर ईरान ने तो बाकायदा, ईरान के टेरेन को अगर आप लोग बेहतर जानते होंगे, ईरान का टेरेन बहुत पठारी एरिया वाला है। वो तो कहते हैं जमीन के अंदर उसने मिसाइल साइलोज बनाए हुए और ऐसी ऐसी जगह पर बनाए हुए हैं जो बहुत अनट्रेसेबल हैं। चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चक्रपाणी जी, उसके बाद मैं मल्लिका जी आपके पास आ रहा हूं। चक्रपाणी जी। विवेक जी, जो आप बार बार कह रहे हैं एक जहाज, दूसरा जहाज, तीसरा जहाज, देखिए अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले कभी नहीं आता, कहीं भी नहीं जाता, किसी भी देश का नहीं जाता।
एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक पूरा कैरियर ग्रुप जाता है। बिल्कुल उस सही बात। ग्रुप में 3 से 4, 5 डिस्ट्रॉयर होंगे, 6-7 फ्रिगेट्स होंगे, एक न्यूक्लियर सबमरीन भी होगी। लेकिन सर ये दो अलग अलग करियर ग्रुप हैं, एक यूएसएस अब्राहम लिंकन है और एक यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। करेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब वेनेजुएला में हुआ था तब भी 2 कैरियर ग्रुप थे। इससे पहले जब पर्शियन गल्फ में अमेरिका ने किया था तब 3 कैरियर ग्रुप थे। हाँ, तो ये तो रूटीन है कि आप अब वहां पे ओवरवेलमिंग फोर्स लगाएंगे ताकि दूसरा कोशिश ही ना करे कि कुछ कर सके। ये बहुत अहम बात है कि आप ओवरवेलमिंग फोर्स लगाएं। दूसरी बात, ईरान को सबसे ज्यादा समस्या है चीनी वेपन्स की, क्योंकि उसको कोई विश्वास नहीं है कि जो चाइनीज वेपन्स उसके पास हैं या जो 12 हवाई जहाज आए भी थे इक्विपमेंट के साथ, क्या वो काम करेंगे। तीसरी बात, जब वेनेजुएला में हुआ था, आप देखिएगा खबरें थी कि वहां पे सारे रेडार, सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ गया था थोड़ी देर पहले। लास्ट मिनट में यही होगा कि आपका इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि ईरान चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा। चौथी बात, इजराइल अकेले चुपचाप तो नहीं बैठा है। तो ये सारी चीजें जब इजराइल का एक खत्म हो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जाएंगी बिल्कुल। उसके बाद ही कुछ होगा। हाँ। तब तक कुछ नहीं होने वाला। जी। और एक और बहुत अहम बात है, ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर है, एक ऐसी कोई छोटी मोटी देश नहीं है कि आप एक बार में खत्म हो जाएगा। एक सिविलाइजेशनल पावर जो है वो लड़ेगा और सालों तक लड़ने की क्षमता रखता है, जब तक कि अंदर से वो ना टूटे। जी। अंदर से टूटने का मतलब यह है कि वहां पे एक ईरानियन ने ही रिजीम टेक ओवर करना है। इसीलिए ये मत भूलिएगा, अयतोल्ला खोमेनी को भी अमेरिका बिल्कुल ने ही इसलिए भेजा कह रहे हैं था। ना कि भाई ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। मैं मल्लिका जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। मल्लिका जी। विवेक जी, चक्रपाणी सर ने बिल्कुल अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जिसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन ये चीज करना चाहूंगी कि देखिए, ईरान को हम इराक, लिबिया, वेनेजुएला से बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईरान की पॉपुलेशन है, ईरान ज्योग्राफी वाइज है, वो ट्वाइस द साइज है इराक और लिबिया के, जो उसके बगल में ही है। हाँ। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है यूएस के लिए अटैक करना, और फिर हमें इसमें आईआरजीसी का बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। ईरान के पास सबसे बड़ी पावर 2 लाख सोल्जर्स, सिर्फ डेडिकेटेड 5 लाख तो आपका आर्मी ही है, उसमें से 2 लाख जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आईआरजीसी है उसी की वजह से ईरान में आज एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, और जो आयतुल्ला खमीनी है उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। वो सिर्फ 2 लाख लोग आईआरजीसी के रिजीम के प्रोटेक्शन के लिए हैं, आप ये सोचिए। तो इराक और लिबिया में जैसे अटैक कर दिया था, वैसे इनके लिए इतना इजी नहीं होगा, पॉपुलेशन वाइज भी, ज्योग्राफिकल वाइज भी। और ये देखिए 8 साल तक कंटिन्यूअसली ईरान ने वॉर लड़ी है, कंटिन्यूअस 8 साल तक कंटिन्यूअस वॉर लड़ी है, और ये एक्सपीरियंस्ड है वॉरफेयर में, अनलाइक वेनेजुएला, अनलाइक इराक, अनलाइक लिबिया। पर ये ट्रम्प के लिए यहाँ जो है वो रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, और इसलिए शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में और एक अपॉर्चुनिटी के फिराक में है कि एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक विंडो मिले जिसे अमेरिका अंदर घुस पाए या फिर ईरान पर हमले शुरू कर पाए। लेकिन खामने इतनी आसानी से मौका यहाँ अमेरिका को नहीं देंगे, इस बार वो ज्यादा तैयारी के साथ है। आप मेहमान का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।